हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है वो BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की होने वाली है। ये आपकी BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकेंड सेमेस्टर की है। और ये जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है, इसकी जो बुक है लोक प्रशासन पर दृष्टिकोण, इस बुक के हम लोग चैप्टर्स कवर कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें जल्दी से चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि हमारी यूनिट नंबर 1 पूरी कंप्लीट है। यूनिट नंबर 2 की भी हमारा चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों ही चैप्टर कंप्लीट हैं। आज हमारा यूनिट 2 का ही चैप्टर नंबर 4 होने वाला है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें चेकआउट कर लीजिए, ताकि आप इस पूरी ही बुक को अच्छे से समझ सकें और अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन कर सकें। एंड अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप न्यू हैं, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बुक से पढ़ाने के साथ साथ में जब आपके एग्ज़ाम आएंगे तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊँगी और उसके साथ साथ आपके लिए क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करवाऊँगी, जिसकी वजह से आपकी स्टडी और भी अच्छी हो जाएगी और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। चलिए फिर बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 4 से। ओके, देखिए, जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है उसका नाम है तार्किक निर्णय निर्माण, हर्बर्ट साइमन। इनके द्वारा ये निर्णय निर्माण का जो सिद्धांत है वो दिया गया है। तो हम तार्किक निर्णय निर्माण के सिद्धांत या तार्किक निर्णय निर्माण के बारे में इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए, प्रीवियस जो चैप्टर है उसमें भी हमने बहुत सारे सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करी है। आप उनको भी चेकआउट कर लीजिएगा। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग इसके परिचय से। ठीक है, परिचय में आप लोग लिखेंगे, निर्णय निर्माण का विषय काफ़ी व्यापक है। निर्णय निर्माण एक बहुस्तरीय प्रक्रिया है जो संगठन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। यानी देखिए, निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया है वो एक काफ़ी बड़ा विषय है और ये जो है ये एक बहु प्रक्रिया विषय के रूप में आती है और किसी भी संगठन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है निर्णय निर्माण। यानी किसी भी कार्य या किसी भी चीज़ को करने के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं उनका जो निर्माण होता है, निर्णय का निर्माण जो होता है, वही प्रक्रिया जो है वो किसी भी संगठन या किसी भी कार्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यह प्रबंधन के सभी स्तरों को सबसे बुनियादी केंद्रीय कार्य है। यानी देखिए, जो भी प्रबंधन है उसका सबसे बुनियादी और केंद्रीय कार्य के रूप में निर्णय निर्माण आ जाता है। निर्णय निर्माण में व्यवस्थित प्रक्रिया पर आधारित स्पष्ट परिभाषित परिभाषित तत्वों को शामिल किया गया है। यानी इसमें हम कह सकते हैं जो व्यवस्थित प्रक्रिया है उसमें एक परिभाषित तत्वों को हम देख सकते हैं, ताकि गतिविधियों के दौरान वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कई कोई संभावित विकल्पों में से एक का चुनाव किया जा सके। यानी जब हमारी गतिविधि हो रही हो, यानी काम हो रहा हो, तो उस टाइम पे हम किसी भी एक निर्णय निर्माण का चयन करके अपनी जो गतिविधि है या अपना जो कार्य है उसे पूरा कर सके। प्रत्येक परिभाषित तत्व अपने आप में एक निर्णायक शामिल करते हैं। यानी देखिए, सभी जितने भी हमारे वे होते हैं निर्णय निर्माण के, यानी जितने भी रास्ते या जितने भी तरीके होते हैं, सब अपनी परिभाषा रखते हैं और सब अपना एक निर्णय शामिल रखते हैं, यानी वो अपनी कैपेबिलिटी रखते हैं। ठीक है, आगे अब हम देखें, संपूर्ण क्रिया का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि प्रस्तावित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय गतिविधियों को निर्देशित करें। यानी जो भी हमारी गतिविधि होती है या हम जो भी निर्णय लेते हैं उसका सिर्फ लक्ष्य यही होता है कि जो मानवीय गतिविधि है या हमारा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सके। इसमें संगठन संरचना और आवश्यक संसाधनों की गति के दौरान उचित तौर से व्यवस्थित करना होता है। यानी इसे उचित रूप से चलाना और उचित रूप से व्यवस्थित करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिससे कि छवित परिणामों को बेहतर तरीके से प्राप्त किया जा सके। गतिविधि की प्रक्रिया में उद्देश्य क्या है? यानी देखिए, ये जो गतिविधि होती है इसकी प्रक्रिया के टाइम पे जो उद्देश्य होते हैं वो क्या होता है, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या किया जा सकता है। यानी जो भी हमारा उद्देश्य है, जो भी हमारा मोटिव है, हम उसे प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस बात पर जोर दिया जाता है। यह कैसे किया जाएगा, यानी जो कार्य है जो हमें प्राप्त करना है उसको हम कैसे कर सकते हैं, इस बात पर प्रश्न उठाया जाता है। इसमें कौन सब शामिल होंगे, यानी इसमें हमें किस किस को शामिल करना होगा और क्या क्या ज़रूरतों वाली चीज़ें, उस पर ध्यान दिया जाता है। क्या संसाधन है, यानी अगर आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहते हैं तो क्या संसाधन होंगे, बुक्स या फिर वीडियोस, ऐसे प्रश्नों पर इसमें सवाल उठाए जाते हैं या ऐसे प्रश्नों पर चर्चा की जाती है। यानी जो हमारा उद्देश्य की प्राप्ति है वो कैसे की जा सकती है, यानी एग्ज़ाम में अगर आप पास होना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं,
स्टडी करके। यह कैसे किया जाएगा? स्टडी कैसे की जाएगी? या तो बुक्स के माध्यम से या फिर वीडियोज़ के माध्यम से। इसमें किस-किस को शामिल होना पड़ेगा? एक तो आप शामिल होंगे ही, दूसरे होंगे आपके टीचर्स, क्योंकि आप तो पढ़ेंगे लेकिन टीचर्स ही तो पढ़ाएँगे। अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो सिर्फ़ आप ही शामिल होंगे। अगर आप वीडियो या फिर टीचर्स के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपके टीचर्स भी इसमें शामिल होंगे। और क्या संसाधन होंगे? संसाधन क्या होंगे? या तो बुक्स होंगी जिससे आप पढ़ रहे हो, या फिर नोट्स होंगे, या फिर आपके टीचर्स होंगे जो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है? इन सारे प्रश्नों का जवाब जो है हमें इस प्रक्रिया में मिल जाता है, ठीक है? आगे आप इसमें लिखेंगे इन सभी प्रक्रियाओं के माध्यम से ही जो अंतिम निर्णय लिया जाता है उसे निर्णय निर्माण के नाम से जाना जाता है। और ये जब सारे प्रश्न निकल जाते हैं तो आउटपुट क्या होता है? क्या आप स्टडी कर रहे हैं और आपको एग्ज़ाम में पास होना है, तो वो जो निर्णय हुआ कि आपको स्टडी करनी है, आप स्टडी करेंगे, तो वही हमारा निर्णय निर्माण कहलाएगा, ठीक है? निर्णय या डिसीजन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द डिसिडो से हुई है। यानी देखिए जो निर्णय है यानी डिसीजन है, इसका जो शब्द है ये जो है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसकी जो उत्पत्ति हुई है डिसिडो से हुई है, जिसका अर्थ है समझौता या समाधान। यानी किसी भी चीज़ का समझौता करना या उसका समाधान ढूंढ लेना, यानी सल्यूशन ढूंढ लेना ही हमारा निर्णय या निर्णय निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे निर्णय निर्माण की परिभाषाएं। क्योंकि देखिए निर्णय निर्माण की जो परिभाषा है वो एक व्यक्ति ना देकर बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा दी गई है। तो आप मिनिमम 3 या फिर 2 याद कर सकते हो कि आपके आंसर को और ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छा बनाएगा। और देखिए परिभाषाएं जो होती हैं वो एज इट इज़ लिखनी होती है, यानी आपको यहाँ रट्टाफिकेशन करना होता है, आप इसमें थोड़ा बहुत भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? चलिए देखेंगे जो पहली परिभाषा है वो है हमारी कुटज और डोलन के अनुसार गतिविधियों के अनेक विकल्पों में से वास्तविक चुनाव ही निर्णय निर्माण है। यानी देखिए जो हमारे आसपास की गतिविधि हो रही है उसमें सही चीज़ का चुनाव करना ही हमारा निर्णय निर्माण होता है इनके अनुसार, ठीक है? नेक्स्ट अब हम देखेंगे मेलिवन टी कॉम्प्लेंट के अनुसार प्रशासन वास्तव में एक निर्णय निर्माण प्रक्रिया है। प्राधिकार निर्मित निर्णय के क्रियान्वयन के रूप में जिम्मेदार होता है। यानी इनके अनुसार जो प्रशासन होता है, जो भी हमारा शासन है, वही निर्णय निर्माण की प्रक्रिया हो जाती है, ठीक है? नेक्स्ट अब हम देखेंगे पीटर ड्रैकर के अनुसार प्रबंधक जो भी कहते हैं वह निर्णय निर्माण के द्वारा करते हैं। यानी देखिए जो भी प्रबंधन कह रहा है वो निर्णय निर्माण के द्वारा ही कह रहा है, या फिर निर्माण की प्रक्रिया द्वारा ही कर रहा है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिखेंगे विकल्प के चुनाव में प्रत्येक स्तर पर चिंतन करना, प्रारूप बनाना और निर्णय लेने की प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। यानी इसके अंतर्गत जो भी हमारा विकल्प होगा या फिर हम जिसका भी चयन करेंगे उसमें चिंतन करना और प्रारूप बनाना और निर्णय लेना ही हमारी इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। यह इसमें संज्ञानात्मक प्रक्रिया बनाते हैं और सारी चीज़ें मिलकर इसे एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में दर्शाते हैं। यहाँ पर समस्या से संबंधित जानकारी यह निर्णय लेने में मदद करती है कि समस्या के बारे में क्या किया जाए, यानी जो भी हमारी समस्या है उसका सल्यूशन कैसे मिलेगा, ये हमें बताने में और समझाने में मदद करती है। और समस्या को कैसे हल किया जाए, क्योंकि निर्णय निर्माण का मतलब ही ये है कि समस्या क्या है ये समझना और उसका सल्यूशन क्या है ये समझने में मदद करना, ठीक है? अब हम देखेंगे निर्णय निर्माण के प्रकार कि निर्णय निर्माण जो है उसके कितने प्रकार हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं निर्णय निर्माण को कई भागों या फिर कई वर्गों में बांट सकते हैं। अब वो कौन कौन से भाग हैं या कौन कौन से वर्ग हैं, चलिए देख लेते हैं। जो पहला है हमारा वो है कार्यक्रमित निर्णय और गैर कार्यक्रमित निर्णय। किस तरह से कार्यक्रमित निर्णय और गैर कार्यक्रमित निर्णय होते हैं, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे पहला हम देखेंगे कार्यक्रमित निर्णय। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे कार्यक्रमित निर्णय नियमित अंतराल के बाद संरचित और पुनरावर्ती होते हैं। इस प्रकार के निर्णयों में एक नियमित और बार बार घटना वाली समस्याएं शामिल होती हैं। यानी देखिए इस प्रॉब्लम में या फिर इस सिचुएशन में क्या होता है, एक ही जो सल्यूशन है हम उसका यूज़ बार बार कर सकते हैं, क्योंकि एक ही जैसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं या घटनाएं होती हैं वही बार बार रिपीटेड होती हैं। इस निर्णय से संबंधित समस्याओं के बारे में जानकारी पहले से उपलब्ध होती है। यानी जो समस्या है उसके बारे में इंसान को पहले ही पता होता है और उसका क्या सल्यूशन होगा वो भी इंसान को पता होता है, यानी पहले भी वो चीज़ घट चुकी होती है।
तो ये हमारी कार्यक्रमित निर्णय के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं हमारे गैर कार्यक्रमित निर्णय। इसके अंतर्गत क्या होता है? गैर कार्यक्रमित निर्णय कार्यक्रमित निर्णय की तुलना में संरचित और कम घटने वाली होती हैं। यानी देखिए, जो गैर कार्यक्रमित निर्णय होते हैं ये कम घटते हैं, या ये कहें ये बिल्कुल न्यू होते हैं, इनकी प्रॉब्लम और सोल्यूशन पता ही नहीं होता। जबकि कार्यक्रमित जो निर्णय होते हैं या फिर घटना होती हैं वो बार बार होती हैं। इस निर्णय से संबंधित समस्या काफ़ी अनोखी या नया हो सकता है। यानी इस निर्णय से संबंधित जो समस्याएं हैं या उनका जो सल्यूशन है वो अनोखा या फिर नया हो सकता है। गैर कार्यक्रमित निर्णय की प्रक्रिया काफ़ी अनिश्चित और कभी कभी घटने वाली होती है। यानी इसका कोई निश्चित रूप नहीं होता और ऐसा नहीं है ये हमेशा ही घटेगी, नहीं, ये सिर्फ कभी कभी ही घटती है ऐसी घटना। प्रत्येक परिस्थिति पिछली परिस्थिति से अलग होती है, और जब भी ये घटना घटती है तो कभी भी सेम सिचुएशन लेकर नहीं आती लाइफ में। हमेशा इसकी जो स्थिति होती है वो पिछली स्थिति से अलग ही होती है, क्योंकि यह निर्णय से संबंधित समस्याओं और परिस्थिति पहले कभी देखने को नहीं मिलती। इसीलिए यह निर्णय में नए नए समाधानों की आवश्यकता होती है। यानी देखिए, जो लाइफ में पहले हो चुका है या प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं उससे ये अलग हटकर न्यू प्रॉब्लम होती है, और इसके लिए न्यू ही सोल्यूशन की आवश्यकता होती है। यानी नया ही सोल्यूशन हमें ढूंढना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे संगठनात्मक निर्णय और व्यक्तिगत निर्णय किस तरह से। पहले हम देखेंगे संगठनात्मक निर्णय। इसके अंतर्गत आप लिखिए, संगठनात्मक निर्णय में संगठनात्मक लक्ष्य शामिल होते हैं। यानी देखिए, जो संगठनात्मक निर्णय होते हैं उसमें पूरे संघ के लक्ष्य ही शामिल होते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ पर्टिकुलर एक व्यक्ति के बारे में सोचा जाता है, नहीं, पूरे ही संगठन के बारे में या फिर उसके लक्ष्य इसमें शामिल होते हैं, जो कि संगठन के उन्नति के लिए जाते हैं। संगठन की तरफ से यह निर्णय कार्यकारी या प्रबंधक द्वारा लिए जाते हैं। यानी जो संगठनात्मक निर्णय होते हैं वो पूरे ही एक कार्यकारी या फिर जो प्रबंधक होता है उसके द्वारा लिए जाते हैं, और जो पूरा ही हमारा संगठन है उसके उन्नति या फिर उसकी जो लाभ है उसके लिए किए जाते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर किसी भी एक व्यक्ति के बारे में नहीं सोचा जाता है इसमें। और जो हमारा निजी निर्णय होता है यानी व्यक्तिगत निर्णय, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे निजी निर्णय संगठन के कर्मचारियों से संबंधित है। यानी जो संगठन होते हैं उनके जो कर्मचारी होते हैं उनसे संबंधित होता है हमारा निजी निर्णय संगठन। ठीक है, आमतौर से यह निर्णय संगठन के सदस्यों पर नहीं बल्कि प्रबंधक या कार्यकारी के द्वारा एक व्यक्ति के तौर पर लिए जाते हैं। यानी देखिए, ये ज़्यादातर हम ये नहीं कह सकते ये संगठन के रूप में लिए जाते हैं, नहीं, ये एक प्रबंधक या कार्यकारी या फिर कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो या वो कर्मचारी क्यों ना हो उसके तौर पर या फिर उस पर लिए जाते हैं। यह निर्णय व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधित होते हैं, और यह निर्णय दूसरों को सौंपे नहीं जा सकते। यानी देखिए, ये जो निर्णय होते हैं ये हमारे व्यक्तिगत जो संबंध हैं या फिर व्यक्तिगत जो चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड होते हैं, और ये निर्णय हम किसी और को नहीं सौंप सकते। जो हमारे जो हमारे समूह वाले या फिर ये कहें जो हमारे दूसरे वाले होते हैं उन्हें हम दूसरों पे सौंप सकते हैं कि चलो ये वाली जिम्मेदारी आज तुम निभा लो। पर जो हमारे व्यक्तिगत वाले होते हैं हम ये नहीं कह सकते इस चीज़ का निर्णय तुम ले लो, क्योंकि वो हमारी व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिगत निर्णय और सामूहिक निर्णय। व्यक्तिगत निर्णय और सामूहिक निर्णय को देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे व्यक्तिगत निर्णय। व्यक्तिगत निर्णय एक व्यक्ति द्वारा लिया जाता है। इस निर्णय में व्यक्ति अक्सर काफ़ी जल्दी निर्णय ले लेता है। यह समूह की तुलना में कम खर्चीला होता है, क्योंकि देखिए जो एक व्यक्ति होता है उसी को अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ निर्णय लिया जाता है, इसीलिए वो काफ़ी जल्दी भी निर्णय ले जाता है और इसमें कोई खर्चा भी नहीं होता। क्योंकि व्यक्ति किसी को थोड़ी ना बुला रहा है कि हाँ आओ पार्टिसिपेट करो, मेरी प्रॉब्लम्स को सुनो, जब मुझे सोल्यूशन दो, मुझे सलाह दो, ऐसा थोड़ी ना होता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लें, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप ऐसे थोड़ी ना करते हो कि हाँ मैम आ जाओ, मुझे ये सोल्यूशन चाहिए, सर आ जाओ ये सोल्यूशन चाहिए, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ऐसा थोड़ी ना करते हो। आप क्या करते हो, डायरेक्ट अपने आप से पूछते हो क्या आपको करना है और क्या सही है आपके लिए, एंड आप सोल्यूशन ले लेते हो या फिर ये कहो उस पर वर्क करने लग जाते हो। तो इसीलिए ये कम खर्चीला और जल्दी प्रोसेस होने वाला कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामूहिक निर्णय। सामूहिक निर्णय वह निर्णय होता है जो कि किसी समूह या संगठन द्वारा एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यानी जो हमारा सामूहिक निर्णय होता है वो किसी समूह या फिर संगठन द्वारा एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यानी पर्टिकुलर एक उद्देश्य होता है हमारा, ऐसा नहीं है हम अंधाधुंध काम करे जा रहे हैं, नहीं, उनका एक पर्टिकुलर उद्देश्य होता है, पर्टिकुलर एक टारगेट होता है जिसे उन्हें प्राप्त करना होता है। इस निर्णय में समूह से संबंधित जानकारी विमर्श की प्रक्रिया और समूह के प्रति पूर्ण जवाबदेही होती है। यानी देखिए जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके प्रति
या जो भी हमारे लिए कार्य करता है, वो हमसे सवाल पूछ सकता है, उसके लिए हमें जवाबदेही होना पड़ता है इसके अंतर्गत। ऐसा नहीं है हम अंधाधुंध किसी से भी काम करवा रहे हैं और बता ही नहीं रहे हैं कितना काम है, क्या काम है, ठीक है? तो ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट अब हम देखेंगे निर्मित निर्णय और विशिष्ट निर्णय, यानी निर्मित निर्णय और जो हमारा विशिष्ट निर्णय होता है वो क्या होता है? इसके अंतर्गत हम पहला देखेंगे निर्मित निर्णय। निर्मित निर्णय क्या होता है? चलिए देखते हैं। निर्मित निर्णय जो कि नियमित और बार-बार सामने आने वाली समस्याओं से संबंधित है। यानी देखिए निर्मित निर्णय से ही पता चल रहा है ऐसा निर्णय जो एक तरह से निर्मित हो, जो हमें पता हो कि हाँ, हमें यही निर्णय लेना है। तो ऐसा कब हो सकता है? जब जो समस्या हमारी बार-बार आती हो या फिर ऐसी समस्या जिनसे हमें बार-बार निपटना ही पड़ता हो। तो हमें पता होता है कि हाँ, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इस तरह से निर्णय में ना तो एक आंकड़ों को इकट्ठा करने की और ना ही लोगों से विचार-विमर्श करने की आवश्यकता होती है। अब देखिए एक प्रॉब्लम है और एक प्रॉब्लम क्या है कि आप मेरी वीडियोज़ को कैसे गेन कर सकते हैं या फिर कैसे आप तक पहुँच सकती हैं। मैंने आपको सॉल्यूशन दिया कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लो, आप मेरी जो मेंबरशिप है उसको जॉइन कर लो। ये इसका सॉल्यूशन हो गया कि आप तक वीडियोज़ आराम से पहुँच जाएँगी। अब आपने सब्सक्राइब कर लिया, सेकंड बार में जब आपने अनसब्सक्राइब करा और दोबारा ही सब्सक्राइब किया, अब वही चीज़ आप मुझसे दोबारा थोड़ी ना पूछोगे क्योंकि आपको पता है क्या सॉल्यूशन है। आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना होगा, टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करना होगा और मेंबरशिप जॉइन करनी होगी। ये आपको सॉल्यूशन पहले से ही पता है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जिनका सॉल्यूशन हमें पता हो तो हम उसका बार-बार किसी से विचार विमर्श नहीं करते या बार-बार उसका आंसर नहीं खोजते, डायरेक्ट हम निर्णय ले लेते हैं, ठीक है? अब हम देखेंगे विशिष्ट निर्णय। विशिष्ट निर्णय क्या होते हैं? चलिए देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे विशिष्ट निर्णय किसी गंभीर समस्या पर लिए जाते हैं। ऐसे निर्णय में संभाविक विकल्पों के तथ्यान्वसी विश्लेषण की आवश्यकता होती है। यानी देखिए जो विशिष्ट निर्णय होते हैं वो गंभीर समस्या पर लिए जाने वाले निर्णय होते हैं। इन निर्णयों में काफ़ी ज़्यादा विमर्श की ज़रूरत होती है। इस निर्णय का प्रभाव भी काफ़ी लंबे समय तक रहता है। और देखिए ऐसे जो निर्णय होते हैं उनमें उनमें सोच विचार या विमर्श की आवश्यकता होती है और इनका प्रभाव बहुत लंबे टाइम तक हम देख सकते हैं। विशिष्ट निर्णय एक संगठन में उच्च स्तर के प्रबंधकों द्वारा लिए जाते हैं और विशिष्ट निर्णय जो होते हैं वो प्रबंधक के जो उच्च स्तर के जो पदाधिकार होते हैं या फिर उच्च स्तर के जो लोग होते हैं उनके द्वारा लिए जाते हैं। अगर कंपनी की बात करें तो जो मैनेजर होगा या फिर हाई पोस्ट का होगा वो ऐसे निर्णय लेगा कि हाँ, हमारी कंपनी कहाँ जाएगी। अगर मैं आपकी ही लाइफ से रिलेटेड बात करूँ, आपके घर से रिलेटेड बात करूँ तो हम शादी को ले सकते हैं, मैरिड को ले सकते हैं। अगर आपकी भी शादी होगी तो आपकी शादी का जो निर्णय होगा वो आपके हाथ में से ज़्यादा आपके पेरेंट्स के हाथ में होगा कि हाँ, वो किससे शादी करवाएँगे। क्योंकि देखिए ये जो निर्णय होता है ये एक तरह से विशिष्ट निर्णय हो जाता है और ये जो निर्णय है ये आपको जो आपकी लाइफ है यानी इसका जो प्रभाव रहेगा वो लंबे टाइम तक रहेगा और इसका जो निर्णय होगा वो भी उच्च अधिकारी या फिर ये कहें आपके पेरेंट्स द्वारा लिया जाएगा। क्योंकि ये जो समस्या है ये कहें समस्या तो नहीं है बट हाँ, ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो गंभीर होती हैं, उनका जो सॉल्यूशन है वो हमें गंभीर रूप से ही लेना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखें नीति निर्णय और प्रवृत्ति निर्णय। किस तरह से नीति निर्णय और प्रवृत्ति निर्णय है इसके अंतर्गत पहले हम देखेंगे नीति निर्णय। नीति निर्णय वह निर्णय है जो कि संगठन के बुनियादी सिद्धांतों को परिभाषित करती है। यानी नीति निर्णय जो होता है वो संगठन के जो बुनियादी सिद्धांत होते हैं उनको परिभाषित करने का कार्य करता है। इसके अलावा यह भी निर्धारित करता है कि यह भविष्य में कैसे ये विकास और कार्य करेगा। यानी जो नीति निर्णय है वो एक तरह से भविष्य तक की सोचता है कि किस तरह से इसका विकास होगा और किस तरह से ये कार्य करेगा। ठीक है, और जो हमारा प्रवृत्ति निर्णय है इसके अंतर्गत आप लिखेंगे प्रवृत्ति निर्णयों में नियमित कार्यों से संबंधित अल्पवादी उद्देश्यों और लक्ष्यों के नियोजन और निर्धारण निर्धारण को शामिल किया जाता है। यानी इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं जो अल्पवादी लक्ष्य होते हैं और नियोजन होते हैं उनको निर्धारित करने का कार्य किया जाता है। यह निर्णय निम्न स्तर के प्रबंधकों द्वारा नीति निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए जाते हैं। यानी देखिए जो निम्न स्तर के जो प्रबंधक होते हैं यानी नीचे स्तर के जो प्रबंधक होते हैं वो ये निर्णय लेते हैं ताकि जो पूरी नीति निर्णय है उसको लागू किया जा सके या फिर उसे सही ढंग से सुचारू रूप से चलाया जा सके। अब देखिए इन श्रेणियों से परे कई और प्रकार के निर्णय निर्माण होते हैं जैसे विभागीय, अंत विभागीय और उद्यमी निर्णय, प्रमुख और गौण निर्णय, दीर्घकालीन और अल्पकालीन निर्णय, समन्वय और जटिल निर्णय आदि। प्रत्येक निर्णय निर्माण प्रारूप
प्रत्येक निर्णय निर्माण प्रारूप के अपने फायदे और नुकसान हैं। यानी देखिए जो अभी हमने देखे वो तो निर्णय निर्माण होते ही हैं, इनके अलावा ये सारे भी निर्णय निर्माण होते हैं और सभी के अपने फायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं। ठीक है, इनके नाम भी आप एक्स्ट्रा में लिख सकते हैं ताकि आपकी जो आंसर शीट है वो और ज़्यादा फिल हो सके और उसमें और ज़्यादा पॉइंट ऐड हो सके। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखेंगे निर्णय निर्माण के सिद्धांत के। जो निर्णय निर्माण सिद्धांत है वो क्या है, यानी निर्णय निर्माण का जो सिद्धांत है वो क्या है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे निर्णय निर्माण की सीमाएं सिद्धांत, यानी पहले हम देखेंगे निर्णय निर्माण की जो सीमांत सिद्धांत है उसको देखेंगे। यह हासमान प्रतिफल के सिद्धांत पर आधारित है, यानी ये जो सिद्धांत है ये हमारा हासमान प्रतिफल के जो सिद्धांत है उस पर आधारित। यह सिद्धांत उपयोग के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने के बाद भी बरकरार रहता है, यानी ये जो सिद्धांत है ये इस सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने के बाद भी बरकरार रहता है, ऐसा नहीं है ये बीच में खत्म हो जाता हो। यह सिद्धांत श्रेष्ठ स्तर को पहचानने का कार्य करता है, यानी जो श्रेष्ठ स्तर होगा उसको पहचानने का कार्य करने का काम करता है ये सिद्धांत। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे निर्णय निर्माण का गणितीय सिद्धांत। ये जो हमारा सिद्धांत है गणितीय सिद्धांत, इसको देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे यह सिद्धांत संगठन के प्रबंधकों को वैज्ञानिक दृष्टि देता है। यह उन सभी आंकड़ों और सूचनाओं को सिद्धित करता है जिनका प्रयोग समस्या के ये विश्लेषण, सभी संभावित विकल्पों संतुलन और इसके बाद निर्णय लेने में कार्य करता है। यानी ये जो है ये सारी जो समस्या हैं उसका जो संतुलन है और उसके बाद जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है उसको कार्य करता है, या फिर ये कहें उसको करने का कार्य करता है। यह कंप्यूटर प्रोग्राम की बुनियाद रखता है और कार्य का विश्लेषण, अनुमति सिद्धांत, खेल सिद्धांत, इन सिद्धांतों पर आधारित होता है। यानी देखिए ये जो है ये कंप्यूटर प्रोग्राम को भी बुनियादी रखने का कार्य करता है, यानी इसके अंतर्गत हम कंप्यूटर का यूज़ भी देख सकते हैं। और ये जो है ये अनुमति सिद्धांत और खेल सिद्धांत को भी आधार बनाता है अपना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे निर्णय निर्माण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, यानी जो निर्णय निर्माण होता है इसका मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे यह सिद्धांत इस विचार पर कार्य करता है कि निर्णय निर्माण का संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसमें एक समस्या की जांच, विकल्पों की तलाश और बेहतर संभावनाओं की चुनाव शामिल होता है। यानी देखिए ये जो ये निर्णय निर्माण है वो एक तरह से संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसमें जो समस्या है उसका चयन करना, विकल्पों का तलाश करना और बेहतर जो संभावना है या बेहतर जो सॉल्यूशन है उसको ढूंढने का कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सीमित कारक सिद्धांत। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे ये सिद्धांत के अनुसार समस्या के मौलिक बुनियाद का विश्लेषण किया जाता है और इस सिद्धांत पर संभावित अपराधों और निष्कर्ष का निर्माण किया जाता है। यानी ये जो सिद्धांत है ये हमारी बुनियादी जो विश्लेषण है उसके लिए किया जाता है और इसमें संभावित जो अपराध हैं और जो निष्कर्ष हैं उस पर कार्य किया जाता है या फिर निर्णय लिया जाता है। ठीक है, अब हम आगे अब हम देखेंगे निर्णय निर्माण में भागीदारी का सिद्धांत। किस तरह से यह सिद्धांत समूहों में भागीदारी विचारों पर कार्य करता है। यानी देखिए ये जो है ये भागीदारी जो समूह है या ये कहें पूरे ये जो समूह है उसके विचारों पर कार्य करने का कार्य कर यह मानते हैं कि नियम मानव व्यवहार से प्रभावित होते हैं, इसीलिए ये मानव संबंध के द्वारा उत्पन्न होते हैं। यानी जो हमारा मानव व्यवहार होता है उसी से नियम बनते हैं और जो मानव व्यवहार या फिर मानव से संबंधित सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हम ऐसे नियम बना दें जो हमारे लिए बेनिफिट ना हो या हमारे जो व्यवहार है उससे संबंधित ना हो, क्योंकि हम जो भी नियम या जो भी बाउंड्रीज बनाते हैं वो हमारे जो व्यवहार होता है उससे संबंधित होते हैं। जैसे यह सिद्धांत संगठन के निर्णय लेने के लिए अधीनस्थ से परामर्श लेने का समर्थन करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे निर्णय निर्माण में वैकल्पिक सिद्धांत का विचार, यानी जो निर्णय निर्माण होता है उसमें किस तरह से वैकल्पिक सिद्धांत का विचार किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी भावनाओं का एक एक करके मूल्यांकन किया जाता है, यानी सभी जो भावनाएं होंगी, सभी जो समस्याएं होंगी उनका एक एक करके इसमें मूल्यांकन किया जाएगा ताकि उनको बेहतर तरीके से समझा जा सके और उनमें विचार किया जा सके। ठीक है, अब हम देख निर्णय सिद्धांत का अर्थ, यानी जो हमारा निर्णय सिद्धांत है उसका क्या अर्थ है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे निर्णय सिद्धांत को अंत अनुशासन प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है जिससे कि अनजान परिस्थिति में सबसे अच्छा निर्णय माना जाता है। यानी देखिए जो हमारा निर्णय निर्माण है या ये कहे निर्णय सिद्धांत है उसे एक अंत अनुशासन प्रक्रिया के रूप में देखते हैं और जो कि अनजान परिस्थिति में जब हमें पता न हो कि क्या करना है उस टाइम पे एक अच्छा निर्णय लेने में हमें मदद करता है। निर्णय निर्माण प्रक्रिया का विश्लेषण विभिन्न दृष्टि जैसे मनोवैज्ञानिक
दर्शन शास्त्र, गणित, सांख्यिकी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के रूप में किया जा सकता है। यानी हम इन सभी में निर्णय निर्माण जो है उस सिद्धांत का यूज़ कर सकते, चाहे वो हमारा मनोविज्ञान हो, दार्शनिक शास्त्र हो, गणित हो, सांख्यिकी हो, वैज्ञानिक हो, सामाजिक विज्ञान हो, इन सभी में हम प्रयोग कर सकते हैं। यह आधार इस आधार पर निर्णय सिद्धांत के 3 अलग-अलग क्षेत्रों का निर्माण किया जाता है। यानी इसी के अंतर्गत हम 3 अलग-अलग क्षेत्रों का निर्माण करते हुए देख सकते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट होता है वर्णनात्मक निर्णय सिद्धांत। किस तरह से इस बात की समीक्षा करते हैं कि कैसे एक आंतरिक व्यक्ति समस्या को समझ कर निर्णय लेता है। यानी इसके अंतर्गत क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी आंतरिक जो व्यक्ति होता है उस पर ध्यान दिया जाता है कि कैसे वो किसी भी समस्या का समाधान या निर्णय ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा निर्देशात्मक निर्णय सिद्धांत। यह सिद्धांत निर्णय लेने वाले को यथासंभव निष्कर्ष निकालने और अनजान परिस्थितियों में बेहतर संभावित निर्णय लेने के लिए बुनियादी दिशा निर्देश प्रदान करता है, ताकि जो बुनियादी स्तर से समस्या है उसको समाधान मिल सके या फिर बुनियादी स्तर से उस समस्या का सल्यूशन मिल सके। ठीक है, अब हम देखेंगे मानकीय निर्णय सिद्धांत। यह सिद्धांत मूल्य और मापदंडों के महत्व को उजागर करता है और साथ ही मूल्य और मापदंडों के आधार पर निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। यानी जो मूल्य और मापदंड है उनको उजागर करता है और साथ ही ये क्या करता है, जो मूल्य और मापदंड है उनके आधार पर जो निर्णय है उसका मार्गदर्शन प्रस्तुत करने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे निर्णय निर्माण प्रारूप के प्रकार। यानी जो निर्णय निर्माण है उसका जो प्रारूप है उसके क्या प्रकार हैं। तो निर्णय निर्माण जो प्रारूप होता है उसके मेनली 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार कौन से? पहला होता है हमारा सहज ज्ञान संबंधित निर्णय निर्माण प्रारूप। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा संरचनात्मक निर्णय निर्माण प्रारूप। थर्ड होता है हमारा तार्किक निर्णय निर्माण प्रारूप। उसके बाद में फोर्थ होता है हमारा सीमित तार्किक निर्णय निर्माण प्रारूप। ठीक है, इस तरह से ये 4 हमारे प्रारूप होते हैं। अब हम इन्हीं चारों को एक एक करके पढ़ने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे सहज ज्ञान संबंधित निर्णय निर्माण प्रारूप। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे सहज ज्ञान संबंधित निर्णय निर्माण प्रारूप किसी विषय पर बिना पर्याप्त विचार किए ही निर्णय लेने पर जोर देता है। यानी किसी भी विषय पर उसकी जो पर्याप्त विचार हैं वो लिए बिना ही उसका निष्कर्ष या फिर उसके निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है कि बिना जानकारी के ही हम निर्णय ले लेते हैं। ठीक है, कुछ लोगों द्वारा कभी कभी इसकी आलोचना भी की जाती है। यह प्रारूप आंतरिक अनुभूति और अनुमान पर ज़्यादा आधारित होता है। यह निर्णय निर्माण का व्यवस्थित प्रारूप होता है और इसी वजह से हम कह सकते हैं ये जो है ये हमारे आंतरिक अनुभूति पर आधारित होता है और जो हमारे अनुमान होते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देता है और इसी वजह से ये जो है हमारे व्यवस्थित प्रारूप पर ही निर्भर होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम इसमें लिखेंगे तार्किक निर्णय निर्माण प्रारूप से अलग। इस प्रारूप में निर्णय बेहतर स्वाभाविक विकल्पों के आधार पर नहीं लिया जाता है। इस प्रारूप में निर्णय उस स्थिति की समीक्षा करने या पहले के अनुभवों के आधार पर लिया जाता है। यानी देखिए जो समस्या है या फिर जो भी प्रॉब्लम है उसको बेहतर तरीके से ना समझकर जो हमारे प्रारूप या फिर जो हमारे पिछले अनुभव होते हैं उन्हीं के आधार पर हम इसमें सल्यूशन ढूंढ लेते हैं या फिर जो हमारा निर्णय होता है वो ले लेते हैं, जो कि सही तरीके से या ये कहें सही सॉल्यूशन तक पहुंचने में कहीं ना कहीं रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम इसी के अंतर्गत लिखेंगे सहज ज्ञान संबंधित प्रारूप तार्किक निर्णय निर्माता प्रारूप से विपरीत है। यानी देखिए इसके अंतर्गत जो तार्किक चीज़ें होती हैं यानी जो हमारी थिंकिंग वाली चीज़ें होती हैं वो नहीं हो पाती, क्योंकि हम पहले ही अनुभवों के आधार पर जो सोल्यूशन है वो ले लेते हैं। ताकि निर्णय निर्माण प्रारूपों में जब कोई निर्णय लिया जाता है तो वह निर्णय तथ्यों की समीक्षा करने के बाद लिया जाता है। इस प्रारूप में निर्णय कई स्तरीय प्रक्रिया के आधार पर लिया जाता है। यानी इसके अंतर्गत जो निर्णय होता है वो कई स्तरीय प्रक्रिया के आधार पर लिया जाता है और तथ्य के आधार पर ना लिया जाकर जो हमारे पुराने अध्ययन होते हैं या ये कहें जो हमारे पुराने विचार या ये कहें जो हमारी पुरानी चीज़ें होती हैं जो हमारे अनुभव होते हैं उनके आधार पर हम ले लेते हैं। ठीक है, आगे जो हमारा नेक्स्ट है उसको देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा दूसरा पॉइंट था उसको देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा रचनात्मक निर्णय निर्माण प्रारूप। यानी किस तरह से जो हमारा रचनात्मक निर्णय निर्माण प्रारूप है उसको देखेंगे। निर्णय निर्माण का रचनात्मक प्रारूप कल्पनाशील और नई विचार की शक्ति पर प्रकाश डालता है। यानी जो हमारा रचनात्मक निर्णय निर्माण है इसके अंतर्गत जो हमारी कल्पनाशील है और जो नए विचार हैं उनकी शक्ति पर प्रकाश डालने का कार्य किया जाता है। इस प्रारूप में मापदंड लागत में कटौती से लेकर नए तरीकों से कुछ
कुछ करने का प्रयास किया जाता है, यानी नए नए तरीके, नए नए सोल्यूशन इसमें ढूंढे जाते हैं। रचनात्मक और नवीन एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, यानी अगर हम रचनात्मक और नवीन की बात करें तो एक दूसरे के समानार्थी शब्द हो जाते हैं, क्योंकि हम रचनात्मक में भी नई नई चीज़ों का ही खोज करते हैं, नई नई सोल्यूशन ही ढूंढते हैं। और नवीन का मतलब भी यही है कि नई नई चीज़ों का ढूंढना, नए नए सोल्यूशनों का ढूंढना। ठीक है, नवीन प्रक्रिया में रचनात्मक या सृजनशीलता पहले कार्य होता है, यानी इसमें हम कह सकते हैं जो नवीन प्रक्रिया है उसमें रचनात्मक या फिर सृजनशीलता जो है वो पहला कार्य होता है। नवीन रचनात्मक और यथार्थवादी के व्यवहारिक नियोजन का मिश्रण होता है। इसमें हम जो नवीन रचनाएं हैं और यथार्थवाद है उसका व्यवहारिक मिश्रण देख सकते हैं, दोनों का मिला जुला देख सकते हैं। ठीक है, अब हम रचनात्मक निर्णय निर्माण प्रक्रिया के तरीके, यानी जो हमारा रचनात्मक निर्णय निर्माण है, निर्णय निर्माण प्रक्रिया है, इसके क्या क्या तरीके होते हैं, किस तरह से ये कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें हम पहले देखेंगे समस्या को जानना, कि क्या समस्या है उसको जानना, किस तरह से इस प्रक्रिया में समस्या को समझते हैं और उसका पहचान करते हैं। यानी सबसे पहला ही स्टेप ये होता है कि समस्या को जानना, कि आखिर समस्या क्या है उसकी पहचान करना। नेक्स्ट होता है हमारा अपलावन। इस प्रक्रिया में समस्या के बारे में चेत होकर सोचते हैं और उस संबंधित सूचना इकट्ठा करते हैं, यानी जो भी हमारी समस्या हमें पता चली है उसके बारे में सोचना और जो सूचना हो सकती है उसको इकट्ठा करना उस समस्या के बारे में। नेक्स्ट होता है हमारा उद्भव। इस प्रक्रिया में समस्या से अलग हो जाते हैं और जो हमारा मस्तिष्क होता है वो इस पर विचार करता है कि हमारी क्या प्रॉब्लम है और क्या वो समस्या है और किस तरह से हमारे पास क्या क्या उसकी जानकारी इकट्ठा हुई है, इस बारे में हमारा मस्तिष्क सोचता है इस चरण में। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा स्पष्टीकरण। इस प्रक्रिया में कम से कम उम्मीद के परिदृश्य से समाधान देखने लगता है, यानी हमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उम्मीद होती है कि इस तरह से हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा या हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, सिर्फ उम्मीद के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सत्यापन और प्रयोग के स्तर। इस प्रक्रिया में समाधान का सत्यापन करके उसे सांख्यिकीय निर्णय के रूप में क्रियान्वित कर दिया जाता है, यानी जो हमारी प्रक्रिया है उसका जो समाधान है उसका सत्यापन कर दिया जाता है या सांख्यिकीय निर्णय के रूप में उसका क्रियान्वयन कर दिया जाता है इस चरण में आकर। ठीक है, एंड यहाँ तक। एंड अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है तार्किक निर्णय निर्माण प्रारूप, यानी जो हमारा थर्ड वन है तार्किक निर्णय निर्माण प्रारूप। ये जो हमारा थर्ड वन है ये हम करेंगे सेकंड वीडियो में। इस वीडियो को हम यहीं तक छोड़ते हैं, यानी हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इसके जो 2 पॉइंट बचते हैं, 2 पॉइंट बचे हैं क्योंकि इसके टोटल 4 पॉइंट थे, तो 2 तो हमने कवर कर लिए, 2 और बचते हैं। 2 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना एंड वीडियो को लाइक भी करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मेरा पार्ट 2 आए आप उसको देख पाएँ और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएँ। एंड फॉर मोर वीडियोज़, फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।